हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केस लॉज। आपको पता है एक स्पेशल सेक्शन हमने चलाया हुआ है केस लॉज का। तो जून में जो केस लॉ डिसाइड हुए हैं, कुछ समरी बेसिस पे हुए हैं, कुछ एग्जैक्ट बेसिस पे हुए हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता कि फर्स्ट हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का आया है जजमेंट। बेसिकली आपको मैं उसका बेसिक समझाऊंगा तो आपको उसको समझने में थोड़ा इजी रहेगा कि बेसिकली जो कोल का एक स्टॉक होता है, कोयला जो बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं, तो उस पे प्री जीएसटी रजीम में एक सेस लगता था जिसको बोलते थे क्लीन एनर्जी सेस। तो एक एसएससी था, उसने उसके पास प्री जीएसटी रजीम मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले का स्टॉक कुछ पड़ा होगा जिस पे उसने क्लीन एनर्जी सेस पे किया हुआ था। अब बाद में क्या हुआ कि कोल के ऊपर एक और कंपनसेशन सेस जो हमारा जीएसटी में लग गया। कंपनसेशन सेस जब लग गया तो असेसी ने जब वो वहाँ पे कोयल जो उसके पास स्टॉक पड़ा था उसकी मूवमेंट करनी चाहिए, उसको सील करना चाहा, तो असेसी के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि ऑलरेडी इस पे आपने, डिपार्टमेंट का क्या व्यू था कि आपने ऑलरेडी इस पे क्लीन एनर्जी सेस दिया हुआ है, बट सिंस आप एक जीएसटी रजीम में आ गए तो आपको कॉम्पोजिशन सेस भी देना पड़ेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट से उसको रिलैक्सेशन मिली। दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट आया कि अगर एसएससी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स किसके, कि उसने उस टाइम प्री जीएसटी रजीम में अगर क्लीन एनर्जी सेस दिया हुआ है और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसके पास, जैसे चलान होंगे, ऑनलाइन पेमेंट की होगी, तो यहाँ पे उस केस में उसको जो अपना कॉम्पनसेशन सेस है उसकी नो रिक्वायरमेंट, कॉम्पनसेशन सेस उसको पे करना नहीं पड़ेगा। तो ये फर्स्ट जजमेंट आई है हमारी। इसी के साथ ये बहुत ही सेकेंड जजमेंट जो आई है बेसिकली इंटरिम ऑर्डर है, ये भी अपने बॉम्बे हाई कोर्ट का। अब इसको थोड़ा फ़नी वे से भी देखा जा सकता है कि इसमें क्या हुआ कि एसएससी मिस्टर ए था कोई, वो अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहा था। अब पोर्टल ने एरर दिया। तो आप उसने डिपार्टमेंट से कहा कि उसको रिजॉल्व किया जाए। जब डिपार्टमेंट को कहा कि रिजॉल्व किया जाए तो वहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ से आया कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पोर्टल को हैंडल करने की है वो बेसिकली जो सेकंड वेंडर हमने किए हुए हैं जैसे इन्फोसिस और विप्रो है फ्रंट एंड बैक एंड का, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंट का इससे कोई लेन देना नहीं है। और सेम जजमेंट को उसने फिर रिट अकॉर्डिंगली एसएससी ने इस पर रिट फाइल की। तो यहाँ से बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सेम जजमेंट दिया कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ऑफ द अथॉरिटी जो उसको पोर्टल को हैंडल करती है एंड चीज़ें पुट इन प्लेस करती है। तो रिट पिटीशन में यहाँ पे भी डिपार्टमेंट के फेवर में गया कि पोर्टल को हैंडल करना डिपार्टमेंट का काम नहीं है और उस अथॉरिटी का जिसको वो हैविली पे कर रहा है। थर्ड जजमेंट आई, बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि ट्रांजैक्शन होती है, मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं, सेक्शन 129 लगता है कि ट्रांजिशन में आप पेनल्टी, अगर कोई गुड्स मूव कर रहे हैं ट्रांजिशन में तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कुछ और रिवीजन है तो उसकी जो पेनल्टी है सेक्शन 129 बात करता है। उसमें फिर 2-3 तरह की पेनल्टी होती है कि ओनर फॉरवर्ड आया है या मालिक फॉरवर्ड नहीं आया है, ये टैक्सेबल गुड्स हैं या नॉन टैक्सेबल गुड्स है, उसमें डीप में मैं नहीं जाऊँगा। तो इसमें क्या हुआ इस केस में कि ये भी केरल हाई कोर्ट की जजमेंट आई है। तो असेसी तो जो था उसने गुड्स उसके डिटेन अगर आप शब्द यूज़ कर लें या सीज शब्द यूज़ कर लें, और उसके बाद उसने रिक्वेस्ट की रिलीज़ के लिए। तो वहाँ पे ऑफिसर ने उसको रिलीज़ के ऑर्डर नहीं दिए। तो यहाँ से हाई कोर्ट से उसको रिलैक्सेशन मिली कि जो सेक्शन 129 या फिर कुछ और अगर आप डिटेन करते हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर और मैकेनिज़्म बताया जाता है। किसका मैकेनिज़्म जो बताया जाता है बेसिकली एडजुडिकेशन या फिर प्रोविजनल रिलीज़ ऑफ गुड्स का। वो बॉन्ड वगैरह ये वो आप देके आप प्रोविजनली अपने रिलीज़ कर सकते हैं गुड्स। तो उसने रिलीज़ ऑफिसर ने नहीं होने दिया, हाई कोर्ट ने रिट हुई तो हाई कोर्ट ने डेफिनेटली कि उसके फेवर में आना था एसएससी के कि प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड अलाउड है। इसके बाद जो जजमेंट आई है वो हमारी अगेन दिल्ली हाई कोर्ट की।
तो इसमें बेसिकली एक एक्सपोर्ट का केस है। तो आपको पता होगा कि दो केसेस होते हैं, या तो आप ड्यूटी दे के कर लें एक्सपोर्ट, मतलब जो आपने गुड्स खरीदे वो ड्यूटी दे, या फिर LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप दे दें और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ योर इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट नहीं होता है, और इंटर स्टेट पे ऑलवेज GST की इम्प्लीकेशन आती है, IGST की। तो अगर आप इन केस विदाउट पेमेंट ऑफ IGST और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST करना चाहते हैं तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग करना पड़ता है। तो इसमें इस केस में क्या हुआ था कि रिसाइडिंग सर्कुलर की रिक्वायरमेंट असेसी ने फॉलो नहीं की थी, जो उस एक्सपोर्ट के दौरान उस टाइम सर्कुलर जो पावर में था, और उस टाइम उसको असेसी को बोला गया कि आपको और नेचुरली जब आपका उस टाइम सर्कुलर या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन अगर पावर में थी और अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपको LUT का बेनिफिट नहीं दिया गया, और सेम हाई कोर्ट ने कहा कि LUT के अंडर ये नहीं होगा, आपकी ड्यूटी दे के ही गुड्स परचेज करने पड़ेंगे और उसके बाद आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करें। ये सिंपल डिसीजन था, कोई इसमें ज़्यादा नहीं था, क्योंकि नेचुरली SSC को भी फॉलो करने चाहिए थे रूल्स उसमें। नेक्स्ट जो आया है एक उत्तर प्रदेश का बेसिकली एक केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब इसमें केस क्या हुआ, आपको पता है कि दो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, माई ट्रांजैक्शन कैन बी आइदर इंटर या इंट्रा। इंटर पे IGST के रूल्स एप्लीकेबल और सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, इंट्रा पे CGST और SGST। तो इस केस में क्या हुआ कि एक इंटर स्टेट मूवमेंट थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट गुड्स जा रहे थे। अब ऑफिसर की क्या गलती रही, उसने जो सीजर किया गुड्स का इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का, वो अपने स्टेट एक्ट में कर लिया UP GST इंस्टेड ऑफ IGST। वॉल्यूशन को इतना बड़ा नहीं है, बट उसने जो सेक्शन एप्लीकेबल जो पावर एक्सरसाइज की वो UP GST में किया, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही थी, और असेसी ने रिट की हाई कोर्ट में कि सिंस उसके प्रोविजन ही गलत एप्लीकेबल हैं, उस प्रोविजन IGST लगाने चाहिए थे, UP GST लगा दिया, तो इसलिए उसको नल एंड वॉइड किया जाए। तो रेवेन्यू का बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यू था कि अगर ऑन द बिहाफ अगर आप रॉन्ग प्रोविजन अगर कर रहे हैं मेंशन इन ऑर्डर, तो आप उससे सेड ऑर्डर जो है उसको आप गलत नहीं मान सकते, क्योंकि ये चाहे UP GST में किया है बट IGST उससे प्रोविजन बोरो करता है। तो इसमें जो कोर्ट का जजमेंट आया उसने बोला कि इट इज़ टोटली करेक्ट, डिपार्टमेंट का उन्होंने फेवर लिया और कहा कि इवन दो कि अगर उस डिटेंशन या सीजर ऑफ गुड्स हुई है और ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है जिस पे IGST लगता है, तो आप इससे अपनी जो पेनल्टी या इंटरेस्ट है उसको आप बाई साइड नहीं कर सकते। और कोर्ट ने भी फेवर जो इंडियन जजमेंट दी वो डिपार्टमेंट के फेवर में दी, और नेचुरली ये बनती भी डिपार्टमेंट के फेवर में थी। अगर क्लियर उसमें इवेजन था, क्योंकि उसने ना ई-वे बिल के प्रोविजन फॉलो किए थे, ना इनवॉइस के फॉलो किए थे, और 2-3 और भी उसके नॉन कंप्लायंस थे। इसके अलावा केरल हाई कोर्ट का एक और जजमेंट आया, वो भी सेम यही है कि डिटेंशन सीजर ट्रांजिशन में जो किया जाता है गुड्स का, वो आप इवेजन ऑफ टैक्स के बेसिस पे अगर आपको लगता है तो आपका सेक्शन 130 में कन्विस्टिगेशन या सीजर भी कर लेते हैं, तो प्रोविजनल रिलीज अलाउड है ऑन फर्निशिंग ऑफ LUT या बॉन्ड। इसके अलावा कोई मेजर जजमेंट एक काफ़ी अच्छी जजमेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। मेरे साथ ही एक GST ऑफिसर ने भी डिस्कस की थी, हमारा भी सेम ओपिनियन था, और लेटर जब मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट आई तो उसकी भी सेम ही जजमेंट थी कि सपोज कर लो कि कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था। अब देखो GST रिजीम में बड़ा कुछ लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था, WCT सेंट स्टेट का टैक्स भी लगता था, अलग अलग टैक्सेस लगते थे, पर GST आने के बाद तो ओनली GST ही लगता है। तो एक कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जो 1 जुलाई 2017 से पहले अवॉर्डेड थे और 1 जुलाई 17 से पहले वर्किंग में भी थे। तो क्या हुआ उस केस में कि WCT एक ऐसा वर्क सेक्स कॉन्ट्रैक्ट था, ये ऐसा टैक्स था जो बेसिकली बिल्डर्स या वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे लगता था। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्री GST कॉन्ट्रैक्ट है और उस पर WCT वैट वगैरह सबकी इम्प्लीकेशन आ गई है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता है और GST पीरियड में आके कंप्लीट होता है, तो उस पर GST इम्पोज नहीं किया जा सकता। किस पे? प्री GST कॉन्ट्रैक्ट्स पे, क्योंकि जिस पे WCT और आपने वैट की इम्प्लीकेशन आ गई उस पे आप GST की इम्प्लीकेशन नहीं कर सकते। और ये नेचुरली बनता भी ऐसा ही था कि ऑलरेडी आप WCT हैवी काफ़ी देते थे, सर्विस टैक्स भी देते थे,
अब तो खैर जीएसटी की WCT पहले रिलैक्सेशन में होती थी कि WCT 2% होता था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे 12% आ जाता है जीएसटी, प्लस आपका सर्विस टैक्स भी लगता था। अब सर्विस टैक्स पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अलग डेफिनेशन होती है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ओल्ड का रेनोवेशन चला है तो उसमें जैसे अबेटमेंट होती थी 60%, 40%, 70%, तो अलग अलग रेट होते थे। पर इसमें रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से सिर्फ एसएससी को मिलनी थी। अब ये बहुत ही एक कॉमन सी जजमेंट बोल सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है कि एसएससी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब हुआ क्या कि जीएसटी में उसकी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इनकरेक्ट दे दी। ग्रांट उन्होंने क्या किया, इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन। तो इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन जब उन्होंने दे दी तो उन्होंने बोला कि जो इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन है वो रेक्टिफाई जो होगी वो डिपार्टमेंट करेगा, रेक्टिफाई बाय द डिपार्टमेंट। उन्होंने पहले एसएससी को बोला कि आप रेक्टिफाई करें, पर जो कोर्ट का जजमेंट आया उन्होंने बोला कि इनकेस जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट किया वो इनकरेक्ट कर दिया तो उसको जो रेक्टिफाई भी करेगा वो भी डिपार्टमेंट ही करेगा। और सेम ऐसी एक और जजमेंट आई जिसमें क्या हुआ था कि आपको पता होगा जब जीएसटी में इनिशियली रजिस्ट्रेशन चल रही थी तो उसमें माइग्रेट भी हो रहा था पिछले वैट की, आपकी वैट की रजिस्ट्रेशन भी माइग्रेट हो रही थी। जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो पूछता था कि कौन से एग्जिस्टिंग लॉ से आप माइग्रेट कर रहे हो। तो सेम केस हुआ था कि एसएससी को जो रजिस्ट्रेशन मिली, ग्रांट हुई, वो गलत हुई, इनकरेक्ट माइग्रेशन हुआ उसका, उसमें एरर थी, मिस्टेक थी, तो वो भी जो रेक्टिफाई करेगा दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डिपार्टमेंट की। ये भी सेम अलग बात कोर्ट की सेम जजमेंट आई है उसके। इसके अलावा अगेन एक इलाहाबाद, जैसे अभी पहले भी एक हमने जजमेंट डिस्कस किया तो सेम इलाहाबाद कोर्ट की भी आई कि जो प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स है, तो प्रोविजनल रिलीज कब होगा, जब डिटेंशन या सीजर हुआ है। तो डिटेंशन या सीजर के केस में प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स दिया जाएगा अगर आप प्रिस्क्राइब कंडीशन, जो भी कंडीशन है कि आप पूरा टैक्सेस इंटरेस्ट पे कर दें या बॉन्ड दे दें, उनकी पेरिशेबल नेचर की वजह से आप बॉन्ड दे दें, तो आपको प्रिस्क्राइब्ड अगर आप कंडीशंस फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको गुड्स रिलीज किए जाएंगे। सेम जजमेंट एक और इलाहाबाद कोर्ट ने किसी और की भी जजमेंट भी दी थी तो उसमें भी सेम जजमेंट आई थी। एक और सेम जजमेंट केरल हाई कोर्ट की भी आई कि उन्होंने बोला कि सपोज क्या एक्चुअल में कि जो आपके सीज गुड्स हैं, नेचुरली जब गुड्स सीज होते हैं तो कन्वेंस के साथ ही होते हैं, तो आपके अदरवाइज इसको प्रूव करना पड़ता है, पर नॉर्मली सीज गुड्स विद व्हीकल ही होते हैं। अब उन्होंने बोला कि इसको रिलीज़ करेंगे कैसे, या तो आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस देते हैं या फिर आप बैंक गारंटी फर्निश कर दें जितना बनती है। तो प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स आप ऑन फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी और प्रिस्क्राइब कंडीशन, अगर आप ये सब फॉलो कर लेते हैं तो प्रिस्क्राइब कंडीशन, तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट को आपके गुड्स रिलीज़ करने ही पड़ेंगे। तो मैक्सिमम आप देखो ये बेसिकली जजमेंट्स क्यों आ रही हैं, अब जितने भी हैं स्टेट टैक्स ऑफिसर्स या फिर सेंटर जुरिडिक्शन वाले, कि अगर कोई नॉर्मली अगर वो सीजर या फिर डिटेंशन करते हैं तो नॉर्मली देखो आप 6-7 जजमेंट एक महीने में आई हैं। ये तो हमें रिसेंटली जिनके जजमेंट आ गए क्योंकि रिट फाइल करते हैं ये सारे, तो कोर्ट को इमीडिएटली डिसीजन भी देना पड़ता है फैक्ट्स को देखने के लिए। पर जितने भी ऑफिसर्स हैं, कि मैं उनसे ये इस वीडियो के रिगार्डिंग यही मैसेज देना चाहूँगा कि अननेसेसरी डिटेंशन कभी ना हो गुड्स की, क्योंकि मैक्सिमम कोर्ट्स में आप देख लो 100% एसएससी के फेवर में जाता है कि नेचुरली आप ड्यू अगर सीजर करेंगे, एसएससी का हो सकता है पेरिशेबल गुड्स हो, वहाँ से रिलीज़ नहीं करेंगे तो नेचुरली एसएससी तो अप्रोच करेगा हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट ने जितने भी हैं 100% जजमेंट जो है इस केस में हमेशा एसएससी के फेवर में दिए हैं। इवन दो अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आई थी, उसमें था कि नॉर्मली जब भी एसएससी का कभी भी आप देखो कि गाड़ी ट्रेन होती है, कुछ होता है, तो सेक्शन 129 इन्वोक करके उसे 100% ऑफ जो टैक्सेस भी ले लेते हैं, टैक्सेस के बराबर की 100% पेनल्टी भी ले लेते हैं, और हल्का सा डिले कर दो पे करने में तो इंटरेस्ट भी ले लेते हैं। पर कोर्ट्स की आप जजमेंट देखें ना, तो कोर्ट्स ये जजमेंट कोर्ट करती हैं एसएससी के फेवर में, वो कहती हैं कि अगर ईजिली रेक्टिफाइबल है, मतलब गलती सुधारी जा सकती है इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स इशू करके, और आपका नेचुरली आप कभी इवेजन ऑफ टैक्स या फिर इवेड टैक्स का कभी आपका नेचर नहीं रहा है, और टैक्सेस नॉर्मली आप कभी इवेड नहीं करते थे, तो कोर्ट ने रिलैक्स किया और एसएससी को रिलैक्स
टैक्स से हमेशा या फिर पेनल्टी से हमेशा सेफ गार्ड किया है। तो नेचुरली अब जीएसटी लॉ फ्रेम ही इस तरह की 100% जीएसटी डिपार्टमेंट के फेवर में 100% फ्रेम है। 100% लोग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर दी है। तो ये है रहता है कि अपने प्रोसीजर कंप्लाइंस में क्या आता है, अपना इन्वॉइस प्रॉपरली करें, ई वे बिल प्रॉपर करें, इन्वॉइस प्रॉपर करें, डिलीवरी चलान प्रॉपर करें। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें प्रोसीजर कंप्लाइंस में कभी गलती ना हो, वरना हल्की सी भी मूवमेंट कर देते हैं विदाउट ई वे बिल 10,000 और दी अमाउंट ऑफ टैक्सेस विच एवर इज आए उस टाइप की पेनल्टीज इसमें है। तो यही रहेगी कि इसको प्रॉपरली मैनेज करें। बाकी थैंक यू गाइस।